अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश और देश को विभाजनकारी शक्तियां जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर बांटना चाहती हैं और कुछ उसी प्रकार की साजिशें और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जिस प्रकार से जयचंद्र और मीर जाफर के समय हुए थे। मुख्यमंत्री के इन आरोपों का कारण क्या है? वो चीफ मिनिस्टर हैं, अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो ज़रूर उनके पास कोई इनपुट होगा। वो राजनीतिक आधार पर कह रहे हैं, सामाजिक आधार पर कह रहे हैं, किसी इनपुट के आधार पर कह रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं? वो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं या फिर किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने बताया कि देश और प्रदेश को बांटने के लिए विभाजनकारी शक्तियां जाति के आधार पर इस देश को बांटना चाहती हैं। जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर बांटना चाहती हैं। और उसी प्रकार की साजिशें जयचंद्र और मीर जाफर के समय जो हुई, उसी प्रकार की साजिशें हो रही हैं। बहनों भाइयों, इस देश का इतिहास जब भी पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा, बोला जाएगा, बताया जाएगा, ये दो किरदार जीवंत हैं, गद्दारी के प्रतीक हैं, जयचंद और मीर जाफर। इनका इतिहास भरा हुआ है। साउथ एशिया की जब भी हिस्ट्री लिखी जाती है, चाहे वो भारत में कोई नेता स्टेटमेंट दे रहा हो या पाकिस्तान में, ये दो ऐसे किरदार हैं कि जो गद्दारी के लिए अमर हो गए हैं, जयचंद, मीर जाफर। तो मुख्यमंत्री किसको जयचंद और किसको मीर जाफर कह रहे हैं और वो इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? वो किसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या कोई इंटेलिजेंस इनपुट है, कोई इंटेलेक्ट इनपुट है, कोई पॉलिटिकल इनपुट है या फिर कुछ और बात है? ये बात सार्वजनिक होनी चाहिए क्योंकि ये आरोप बड़े गंभीर हैं और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर द्वारा लगाए जा रहे हैं कि जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को बांटने की विभाजनकारी शक्तियां लगी हुई हैं और षड्यंत्र हो रहे हैं। तो इन षड्यंत्रों को कौन कर रहा है? क्या विपक्ष के ऊपर वो आरोप लगाना चाहते हैं? बहनों भाइयों, राजनीतिक तौर पर देखेंगे तो ये आरोप विपक्ष के लिए। तो विपक्ष ऐसा क्या काम कर रहा है जिसकी वजह से इस तरह के आरोप लग रहे हैं? विपक्ष भी इस देश की डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। जिस तरह से बीजेपी और उनके सहयोगी संगठन, उनके साथ के दल अपने अपने मुद्दे उठाते हैं, तो दूसरे दल भी जो अपोजिशन में हैं वो भी शोषितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, वंचितों की बात करते हैं। तो क्या वो इस जाति के आधार पर कोई एजेंडा चलाया जा रहा है, भाषा के आधार पर कोई एजेंडा चलाया जा रहा है या क्षेत्र के हिसाब से कोई एजेंडा चलाया जा रहा है? बहनों भाइयों, ये देश एक बार विभाजन देख चुका है और विभाजन में भी विभाजन बांग्लादेश के रूप में देख चुका है। ये देश एक है, एकता और अखंडता की हम कस्में खाते हैं, शपथ लेते हैं। क्या ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या फिर कुछ और? आज हम मुख्यमंत्री के इस बयान पर एक खुली चर्चा को आयोजित करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री ने बयान क्यों दिया। क्या ये एक सरसरी तौर पर लगाया गया राजनीतिक आरोप है या इन आरोपों के पीछे की सच्चाई क्या है? तो जयचंद और मीर जाफर कौन है? आज हम इस डिबेट में वर्तमान दौर में इसे तलाशने की कोशिश करेंगे। आप वो बयान सुने। तोड़ने के लिए तो बहुत लोग हैं। कोई जाति के नाम पे तोड़ रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे तोड़ रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है। और जितने भी तोड़क तत्व हैं, जब ये सत्ता में आते हैं केवल अपने परिवार के लिए सोचते हैं। जो जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने की देश के अंदर किया था। योगी जी ने हमारे बहाने भारतीय जनता पार्टी में जो परिवारवाद तेजी से फैल गया है उनके ऊपर हमला बोला है। पहले जो बीजेपी में परिवारवाद है, अगर उनके पास सूची नहीं हो तो हम भेजने के लिए तैयार हैं। बीजेपी में जो परिवारवाद है और खुद भी वो परिवारवाद की है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद तो पूरी लिस्ट है। चाहे वो कल्याण सिंह का परिवार को आप देख लीजिए, राजनाथ सिंह का परिवार देख लीजिए, सुषमा स्वराज का परिवार देख लीजिए,
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। बड़े बड़े जितने इनके बड़े टॉप लीडर्स की बात मैं कर रहा हूँ, ये पूरे लोग परिवार इनका भरा पड़ा है। इनकी तरह झूठी बात करना और अंग्रेजों की मुखबिरी करना कांग्रेस का काम नहीं था। कांग्रेस का काम था अंग्रेजों को भगाना। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल शरद शरण हैं समाजवादी पार्टी से। SM अशरफ हैं, जाने माने स्कॉलर हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल हैं, समाज सेवी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। विनय राय बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। हीरो वाजपेयी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और आप मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री ने ये आरोप किसके ऊपर लगाया है। वो कौन सी शक्तियां हैं जो इस देश को बांटना चाहती हैं जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर, और ये जयचंद और मीर जाफर किसके लिए कहा गया है? देखिए ब्रजेश जी, आपने देखा ही होगा लगातार तमाम देश में कहीं हिंदी भाषा का विरोध, कहीं सनातन का विरोध, कहीं SIR का विरोध, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं राजनीतिक दल करते हैं और उसके पीछे तमाम स्वार्थी तत्व इन चीज़ों के आड़ में लेकर भारत में तमाम उपद्रव फैलाने की कोशिश करते हैं। उसी संदर्भ में आज योगी जी ने कहा है कि ऐसी तमाम शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं जब हम क्षुद्र लाभ के लिए तमाम चीज़ें आगे लाते हैं और वो शक्तियां देश को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। अब अगर बांग्लादेशी निकाले जा रहे हैं SIR में, तो जो लोग उसका विरोध कर रहे, एक पकड़ा जाए 1 लाख पकड़ा जाए, पर जो भी पकड़ा जाए उसके समर्थन में होना चाहिए। लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अब इसका फायदा कौन उठाते? आतंकवादी, अराजक तत्व वो फायदा हिंदी का विरोध करने वाले तमाम लोग हैं, इसका फायदा कौन? तमाम अन्य शक्तियां उठाती। जातियों के बीच में बांटने वाले तमाम लोग होते हैं, उसका फायदा दूसरी ताकतें उठाने लगती है। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को एकजुट रहना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, हम जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, जनता जिसको आशीर्वाद देगी लोकतंत्र में वो जीत के आएगा। पर ऐसे तमाम घातक मुद्दे हम उठाते हैं जिससे तमाम अवांछनीय अराजक तत्व और तमाम ऐसी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं जो देश और प्रदेश को नुकसान पहुंचाती है, यहाँ के वातावरण को नुकसान पहुंचाती है। आपने कहा कि कुछ राजनीतिक दल उसका सत्ता पाने के लिए इस तरह का काम करते हैं, तो आप क्या आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहा है? नहीं, देखिए, विपक्ष अपने मुद्दे को उठाने से पहले ये नहीं सोचता कि इसको कौन कहां ले जाएगा। अब SIR का विरोध आप क्यों कर रहे हैं? जो इस देश का नागरिक नहीं है वो नहीं रहेगा मतदाता सूची में, और जो है वो रहेगा। और SIR कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। SIR कोई पहली बार आप ये कहना चाहते हैं कि SIR का विरोध इतने साल देश का शासन की विरोध उसमें है? होता रहा। हमारे बारे में तो 20 साल बाद SIR हो रहा, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? एक शुद्ध मतदाता सूची बन रही है, जो भारत का नागरिक नहीं होगा वो इसमें नहीं जुड़ेगा। पर ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है कि हम आपसे असहमत हैं तो हम उस मुद्दे पर आपका विरोध करेंगे। हमको डाले या आपको डाले, लोकतंत्र में किसी ना किसी को तो वोट देने जाएगा, और जिसको देने जाएगा जनता का आशीर्वाद होगा, उसकी सरकार बनेगी। लेकिन खाली इस आधार पर कि एक वर्ग को वोट बन जाए किसी तरह से गलत, वो वोट हमें मिल जाएगा, इस लालच में आप SIR का विरोध कर रहे हैं। किस वर्ग के आप बात कर रहे हो? एक तरह से देश का विरोध है। वर्ग कौन सा है? देश में विभाजनकारी ताकतों के समर्थन में खड़े होने का है। उसी संदर्भ आज में आप सवाल नहीं ले रहे हो। का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, आप सनातन कोई भाजपा थोड़ो है, आप भाजपा का विरोध करते करते सनातन Thank का you, विरोध धन्यवाद। करने लगते हैं इस देश में। तो ये कहा योगी जी ने कि सनातन का विरोध मत Thank you, करिए, sir। भाजपा का विरोध करना है करिए, मोदी जी का विरोध करना है करिए, योगी जी का Thank विरोध you। करना है करिए, लेकिन अब आप सनातन का विरोध करने लगे, ये गलत है। इसी में कहा उन्होंने विभाजन कर, जाति के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं। और बताइए, हिंदुओं को कहेंगे जाति के आधार में, मुसलमान को समग्र कहेंगे। अरे आपका वोट बैंक है, आपको लगता है उसमें भी तमाम फाइनली जातियां मुसलमान होंगी, वर्ड लेकिन मुसलमान को आप एक साथ कहेंगे। ठीक है, और थैंक हिंदुओं यू, को धन्यवाद, बांटेंगे। बहुत शुक्रिया। हिंदुओं के कुछ तबकों को लेकर पिछड़े वंचित को थैंक यू, मुसलमान सर। से जोड़ देंगे। ये कर्नल छोटी शरद शरण चीजें मेरे हैं, साथ मौजूद जिनको राजनीति से हैं, दूर समाजवादी करके पार्टी के बेहतर प्रवक्ता तरीके से हैं। चुनाव में आइए लोकतंत्र जी, में। कर्नल और साहब चुनाव आपका लड़िए। स्वागत। विरोध भाजपा लग रहा का फोन करना है, लाइन विरोध कट मोदी गई जी का है, करना हीरो विरोध भाई योगी रुकने जी को ही का करना, तैयार विरोध नहीं देश है। का करने लगते हैं। बहुत धन्यवाद सर, देश थैंक यू सनातन सर, का करने लगते हैं, थैंक यू इसको सर, उन्होंने कहा है। थैंक यू। कर्नल शरद शरण जी हैं। कर्नल साहब, ये कौन लोग हैं जो जयचंद और मीर जाफर हैं, और ये इल्ज़ाम विपक्ष के ऊपर आया है? आप क्या ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर आपके ऊपर, मतलब अपोजिशन पर, नॉट यू, पूरे बाजार में चर्चा है और आप सवाल पूछ रहे हैं।
आप किसी सड़क पे किसी गली में निकल जाइए, बोला भाजपा ही भारत है, भारत ही भाजपा है। और हमने क्या? भाजपा ही भारत है, भारत ही भाजपा है। ओके। और हमने अभी और ये तक गली गली चर्चा है। और हमने अभी तक नहीं, यही चर्चा है, बोला यही बोलिए, और अगर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे वो हम बता देते हैं आपको। गोडसे ने बापू को गोली मारी, क्या चर्चा है हमको नहीं पता, लेकिन माफी वीर ने 7 बार माफी मामा लिखा है। वो देशभक्त हैं या गद्दार हैं हमको नहीं पता, यकीनन पूछ लीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मुस्लिम लीग की जिस सरकार में वित्त मंत्री थे, वो आदमी पाकिस्तान का पहला गृह मंत्री बना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में भाजपा क्या सोचती हमको नहीं पता, सच बता रहा हूं। और गोलवरकर जी ने बंच ऑफ थॉट्स में पीडीए समाज को कितना निम्न स्तरीय कीड़ा समझा, उसका क्या अर्थ निकलता हमको नहीं पता। वो देश के गद्दार थे, उनकी तस्वीर की पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए हमको नहीं पता, लेकिन हमको एक बात पता है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं और अगर आप विपक्षी हैं तो आप इस देश के गद्दार हैं, ये तय है, इतना तो तय है। लेकिन एक छोटा सवाल, अगर हमारी धृष्टता को कोई माफ करे तो एक सवाल जरूर पूछेंगे, किसी के घर की कोई बेटी को उठा के ले जाए और उसका बदला वो ले ले तो उसका नाम आप जयचंद रख देते हैं। जो फर्रुखाबाद और कन्नौज में गहड़वार ठाकुर बसे हुए हैं, वो पूछ रहे हैं योगी जी से कि जयचंद की बिटिया को पृथ्वीराज उठा के ले गया स्वयंवर से, उसने उसका बदला लिया, तो क्या वो देश का गद्दार है? उस समय कौन सा देश था? एक राज्य के राजा पृथ्वीराज थे, एक राज्य के राजा वो थे। जयचंद ने अपनी बिटिया को उठाया, उसका बदला लिया, आपने जयचंद को गद्दार बता दिया। तो अरे आप गली जयचंद मोहल्ले की में तरफदारी लोग में आ गए जी? जयचंद की तरफदारी में नहीं, मैं थोड़ा उसके- मीर जाफर के लिए भी मैं- कुछ अच्छी बात मैं बोल उसमें दीजिए। भी बता देता हूँ। हाँ। मीर जाफर की वजह से तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सल्तनत बनी है, सबको पता है। लेकिन आप ये बताइए, जयचंद को आप गद्दार क्यों बोल रहे हैं? Thank you, पहले sir. ये बता दीजिए। एक सेकंड, बस 30 सेकंड और दीजिए। आप तो जयचंद पे ही बोल के लेकिन अपना समय सैनिक खर्च कर स्कूल दिए। गोरखपुर में जहां ये भाषण दिया है योगी जी, उसमें आपने एक गड़बड़ किया। एक तो सैनिक स्कूल के बच्चों के सामने राजनीतिक बयान नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, एक संस्था से आपने जनरल रावत की मूर्ति लगाई, वो भी सरकारी पैसे से नहीं लगा पाए। और कौन सी संस्था? जिसके अध्यक्ष कोई भदौरिया जी हैं और सचिव कोई नेगी जी हैं और स्कूल के प्रिंसिपल कोई चौहान जी हैं। फिर कौन सी जात का बंटवारा और कौन सा पीडीए, किसकी बात कर रहे हैं आप? थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। अटल जी, स्वागत आपका। तो बताइए कि ये क्या वाकई में जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर इस देश को कोई बांटना चाहता है, कोई बंटवारे की बात चल रही है? क्या ये गंभीर बात है या राजनीतिक? नहीं, ये विषय सब्जेक्टिव नहीं है, ये विषय ऑब्जेक्टिव है। और इसको राजनीतिक संदर्भों में इसका विश्लेषण करना मुझे लगता है उस वक्तव्य के साथ में अन्याय होगा। अगर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि देश में आज भी जयचंद और मीर जाफर जैसी शक्तियाँ सक्रिय हैं, तो इस बात का मतलब ये नहीं है कि आप इसको तुच्छ राजनीति से जोड़ करके कुछ राजनीतिक दलों को इसमें लपेटने का कोई षड्यंत्र देखें। क्योंकि ये शब्द, ये जो विभाजनकारी शक्तियाँ हैं और ये मीर जाफर और जयचंद हैं, ये ऐसे शब्द हैं जिन्होंने देश की प्रभुता के साथ समझौता करने के लिए ऐसे लोगों से हाथ मिलाया जिनके कारण ये देश दशकों तक नहीं, सैकड़ों वर्षों तक पराधीन रहा, दासत्व और पराजय की बेड़ियों में जकड़ा रहा। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी के पास क्या कोई ऐसा इनपुट है? क्या हम नहीं जानते कि अभी लाल किले में जो बम विस्फोट हुआ है उसके तार उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हैं? यहाँ पर ठिकानों पर छापे पड़े। ऐसा नहीं था कि कोई यहाँ पर देश का नागरिक बनकर रह रहा था। लोग यहाँ पे नागरिकता लेकर के, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करके और उसके बाद में यहाँ पे प्रोफेशनल डिग्री लेकर के यहाँ पर चिकित्सकीय क्षेत्र में काम कर रहे थे। लेकिन देश के लिए क्या कर रहे थे? तो अगर एक प्रदेश के निर्वाचित मुख्यमंत्री के पेरीफेरी में, उसके डोमेन में, उसके परव्यू में, उसके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में अगर कोई आतंकवाद के तार जुड़े हुए हैं तो क्या ये उसको कहने का अधिकार नहीं है? अभी हमारे मित्र बहुत पुरानी चर्चा कर रहे थे कि श्याम प्रसाद मुखर्जी जी इस सरकार में थे, उस सरकार में थे। नहीं, वो तो कह रहे हैं मुझे जयचंद स्मरण है- को गद्दार नहीं कह सकते। मुझे आप क्या जयचंद को गद्दार मानते हैं? आप क्या मानते हैं? जयचंद गद्दार था जिसने इस देश पर बाहरी आक्रमणकारी के साथ में हाथ मिला करके इस देश में उसको घुसने का रास्ता दिया और उसके कारण से ये देश सैकड़ों वर्षों तक सल्तनत काल और मुगल काल में पराधीन रहा। आप उसको उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका दृष्टिकोण हो सकता है।
लेकिन ये न कहिए कि सैनिक स्कूल के बच्चों के सामने इस प्रकार का भाषण, क्योंकि सैनिक स्कूल से पढ़कर के ही कुछ लोग आज इस देश में राजनीतिक दलों के कर्ता धर्ता और उसके नियंता बने हुए हैं। और ये भी न कहिए कि कौन कौन इस देश में सत्ता में कहां किसके साथ था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि 1989 में मुलायम सिंह जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, और केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार और चंद्रशेखर जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का बाहर से समर्थन था। ये राजनीतिक प्रक्रिया है, इस पर इतने सवाल ही खड़े किए जाने चाहिए। लेकिन अगर आप बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन मैं यहाँ किसी राजनीतिक दल के हितों को और उसकी नीतियों का ये आप इतना defend करने गुस्सा नहीं क्यों आया। हो गए? ये मुस्लिम लीग वाले से हो गए क्या? मुझे मुस्लिम लीग से मतलब नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार भी विदर्भ के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, उसकी स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका क्या मतलब है? और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, लेकिन एक चीज आपने देखी, आप जो ये बात कह रहे हैं आप उसको दूसरे दृष्टिकोण में कह रहे हैं, लेकिन हीरो भाई ने कहा, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे सत्ता पाने के लिए कुछ राजनीतिक दल ऐसा काम कर रहे हैं। राजनीतिक उनका दल- स्पष्ट आरोप है कि ये पॉलिटिकल मामला राजनीतिक है। दल सत्ता पाने के लिए ही राजनीति करते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। लेकिन राजनीति करने Thank you, वाले sir. राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए देश में और देश को अलग अलग हिस्सों में जाति और भाषा और प्रांत के आधार पर तोड़े, ये ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुख्यमंत्री ने एक बेहद गंभीर आरोप लगाया है जिस मुद्दे पर हम बार ये डिबेट आयोजित कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो विपक्ष को इस पूरे मामले में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पार्टी भी चूंकि लार्जेस्ट अपोजिशन है, और हीरो वाजपेयी जी ने भी ये बात कही कि सत्ता पाने के लिए अपोजिशन इस तरह का काम कर रहा है। उन्होंने एसआईआर का उदाहरण दिया कि एसआईआर का विरोध देश का विरोध है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुख्यमंत्री जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी और अपनी सरकार पर ही लगा रहे हैं। क्योंकि भाषा को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी करती है। जाति धर्म को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी करती है। क्षेत्र को लेकर विवाद होता है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी करती है। आप केरल में जाइएगा तो कहेंगे कि भाई हिंदी मैंडेटरी होनी चाहिए। एजुकेशन नई पॉलिसी लेकर आए, इन्होंने कहा कि हिंदी को इन्वॉल्व करेंगे। किसमें? इंजीनियरिंग की पढ़ाई में, मेडिकल की पढ़ाई में। पर वो तो खैर धरा का धरा रह गया। पर वास्तविकता ये है कि इन्हें भाषाओं में भी पूरी तरीके से एक दूसरे से नफरत फैलाने के कारण ढूंढने पड़ते हैं। अब एकता की बात करिए, कभी आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के मुंह से कि कभी एकता और कभी जो है जो समानता है उसकी बात करते हुए? नहीं सुनेंगे आप। ये हमेशा से जो करते आ रहे हैं वो बांटने की राजनीति करते आ रहे हैं। आप मणिपुर एग्जाम्पल ले लीजिए। मणिपुर में इन्होंने क्या किया? बांटा और तमाशा देखा। 2 साल तक मणिपुर जलता रहा। तो आपने बांटने की राजनीति तो दिखा दी ना। अपनी सरकार के रहते डबल इंजन की सरकार चला रहे थे वहां पर, तब आपने दिखा दी। अब मैं पूछती हूँ कि परिवारवाद पर क्या सवाल पूछते हैं आप? केंद्र की कैबिनेट जो है आपकी 17 से 20% परिवारवाद भरा हुआ है आपके। अब उत्तर प्रदेश की सरकार को ले लीजिए, आपके जो गठबंधन के साथी हैं वो परिवारवाद में, हीरो और वाजपेयी ने आपकी एक जो आरोप लगाया। विधायक हैं, अगर 10 से 20% विधायक देखा जाए तो परिवारवाद से आते हैं। उन्होंने अब नाम कहा कहिए तो कि मैं नाम भी एसआईआर गंवा का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप एसआईआर का विरोध को वो देश के विरोध के साथ जोड़ रहे हैं। देखिए, वास्तविकता और मुझे तो लगता है कि आप लोग किस मुद्दे को उठाएं उसकी एनओसी भी वो देंगे। पहले उनसे एनओसी लीजिए। नहीं, देखिए, उनका ज्ञान थोड़ा अल्प ज्ञान है। क्योंकि किसी भी जो इश्यूज को उठाना होता है तो अब उसमें एक ही ये नहीं इलाके में होता आप कि लोग रहते हो, एक दूसरे सरकार से का ज्ञान विरोध exchange कर रहे कर हैं। लो। नहीं, थोड़ा सा उन्हें समझना चाहिए कि हम एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं। जिन मुद्दों पर हमने एसआईआर का विरोध किया है वो मुद्दे ये हैं कि आज भी डुप्लीकेट वोटर एसआईआर प्रक्रिया होने के बाद भी मौजूद है। उसका जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा कि जब चुनाव के जो आयुक्त हैं वो ये कह देते हैं कि 0000 एड्रेस होता है तो वो गरीब लोग होते हैं जो सड़कों पर रहते हैं। अब उनसे पूछिए उनका बूथ नंबर क्या है। अगर वो एक सड़क से दूसरी सड़क पर सोने चले जाएंगे तो उनका बूथ चेंज हो जाएगा क्या? ये जवाब कौन देगा? अब चुनाव आयुक्त क्या कहते हैं कि भाई देखिए, महिलाओं के जो है हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते क्योंकि महिलाओं की वीडियोस वायरल हो जाएंगी, वो बहन बेटियां हैं। तो ये मीर जाफर कौन है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो मुझे लग रहा है कि आरएसएस को ही घेर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कि किस तरीके से आरएसएस ने वीना राय को पक्का पता होगा। में पूरी तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट में पूरी तरीके से इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के पिट्ठू बन के बैठे, अंग्रेजों के जो मुखबिर थे। तो सबसे पहले तो इन्हीं को पूछा जाएगा कि भाई आप लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। 4 नाम नहीं गिना पाए आप देश की आजादी में किसने वंदे मातरम बोलते हुए जो है फांसी पर चढ़ा हो? कोई बता दे अगर आरएसएस का कोई व्यक्ति हो। आप बताइए कि आप मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाएंगे, फजलुल हक के साथ सरकार चलाएंगे और फिर देशभक्ति राष्ट्रभक्ति इस देश को संजय पढ़ाएंगे? सिंह की लग रहा है स्पीच सुन ली है। बहुत शुक्रिया मैडम। नहीं, बिल्कुल सही बोला उन्होंने।
जी। सवाल का जवाब दे दे आज बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग। आज अगर इस अगर डिबेट में अगर कोई वो सबसे जवाब दे देते थैंक तो यू मैं कहती हूँ कि ठीक बहुत है, धन्यवाद। राष्ट्रवाद आपका अगर इस खोखला डिबेट है, में थैंक आप यू खोखला और झूठा राष्ट्रवाद लेकर पहला चलते राउंड हैं। है पहला राउंड है अभी भारतीय सिर्फ जनता एक सवाल। विरोध नो, प्लीज। करना मेरा सिर्फ एक राष्ट्रवाद सवाल। करना प्लीज, नहीं है। थैंक यू, मैडम, सवाल धन्यवाद। पूछना, मैडम, राष्ट्र थैंक का यू। विरोध करना नहीं है। मैडम, SIR थैंक पर यू। जवाब देना मैडम, पड़ेगा धन्यवाद। आपको। बहुत रामपुर का धन्यवाद। केस क्यों बहुत हुआ? धन्यवाद। आज वरिष्ठ पत्रकार विनय राय जी बहुत चौकन्ने होकर बैठे हैं, इस संकल्प के साथ बैठे हैं कि आज कोई उनको फंसा नहीं पाएगा और मैं अपने मुंह की बात उनसे नहीं कहलवा पाऊंगा। तो आज वो पूरी डिबेट में एक एक शब्द बड़े चौकन्ने होकर सुन रहे हैं, कोई भाव भी नहीं चेहरे पर प्रकट कर रहे हैं और काफ़ी अलर्ट बैठे हुए हैं। लेकिन आज उनको घेरा जाएगा क्योंकि उनको नाम पता होगा कि ये सब किसके लिए बोला गया। तो अशरफ साहब पहले आपसे, तब तक वो और अलर्ट हो लें। तो बताइए कि ये क्या वाकई में इस देश में कोई है जो जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर इस देश का विभाजन करना चाहता है और ख़ास तौर पर अपोजिशन? और ये जयचंद और मीर जाफ़र से तुलना, इसमें कितना आपको राजनीतिक निहितार्थ और क्या सच्चाई लगती है या नहीं? मुझे तो ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी बहुत अंडर प्रेशर हैं। उनका जो मैंने दोनों चीज़ देखी है, बयान भी देखा, उनका वीडियो क्लिप भी देखा हुआ है। मतलब कि इतना ज़्यादा लगता है उन पर दबाव आ गया है। जो नारा दूसरी पार्टियां दे रही हैं, कौन सा पिछड़ों का, प्रेशर? दलितों का, जो सब यूनिटी की बात करती हैं, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी से बहुत प्रेशर में है और प्रेशर में आने के बाद ये बयान दिया। वरना उनके बयान में दो गलती थी। उनको शायद भूल गए कि जयचंद जो था वो भी राजपूती था। पृथ्वीराज का जो है वो मौसेरा भाई था। वो तो जो आदमी पृथ्वीराज का मौसेरा भाई था, 70 से लेकर 94 तक हुकूमत किया है। अभी बोल रहे थे अटल जी, हमारे कुछ नॉलेज इनको नहीं, मेरे ख्याल से ऐसे बोल दिए, 24 साल उसने शासन किया है और 92 के अंदर पृथ्वीराज चौहान जाके हारे हैं चुनाव। बोलो अपनी लड़ाई हारे, लड़ाई हारे। वो लड़ाई क्यों हारे कि 92 में, और उसमें भी बहुत से इतिहासकारों का कहना है कि इनके ऊपर एक थोप दिया गया, मर दिया गया। आप उनकी बेटी आप जयचंद के समर्थक हैं? मैं समर्थक नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि आप इतनी गलत बात बोल रहे हैं। एक आदमी अभी तक सब पे आप करते रहे। आप कहते थे साहब, आपने क्या बोला कि भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे, इतनी हिम्मत नहीं आपके कहने की धर्म के नाम पे, क्योंकि धर्म के नाम पे आप बांट रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर धर्म पे नाम पे बांटने की कोई बात करता है 80, 20, 70, 30, 75, 25, वो आप कर रहे हो बैठ के। तो धर्म की बात करोगे, मुसलमानों को साइडलाइन लगा दोगे। अब हिंदुओं में अगर डिवीजन हो रहा है, वो अपने राइट की बात कर रहे हैं, वो अपने आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो आपको मिर्चा लग रहा है। आप सोचते हो सब जयचंद हो गए, जबकि जयचंद के लिए बिल्कुल गलत आपने कहा है। आपको खुद नॉलेज की कमी थी, इसको सुधारने तो की आप जरूरत तो फिर मीर जाफर के भी समर्थक मैं होंगे? जाफर को बचाओ मैं नहीं करता। उसने तो सीधे सीधे सिराजुद्दौला की फोर्स से जो उसने गद्दारी की तो उसको बना दिया गया, वो उसी ने एंट्री दी। लेकिन जयचंद के ऊपर टोटल आरोप है ये, और ये गलत है। उनकी भावनाएं आहत होगी। एक आदमी इतना बड़ा छोटा शासन तो नहीं था। आपको मैं जयचंद समर्थक लिखवा दूं? बिल्कुल लिखिए, बल्कि मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी को विरोध करिए कि गलत बयान दिया उन्होंने। इससे ठाकुरों की भावनाएं आहत होंगी। जयचंद के ऊपर आरोप है बड़ी ये। चिंता है ठाकुरों की बिल्कुल है आपको? मुझे। आज तक अभी कभी पंडितों को आप कहते थे, कभी दूसरों की आवाज इतनी आपकी हिम्मत बढ़ गई, आपने ठाकुरों को कह दिया। और दूसरी बात, आपको जयचंद गद्दार था तो गद्दारी कहा जाएगा? नॉलेज ही नहीं थी, गद्दार था ही नहीं। संयोक्ता, उसकी बेटी का क्या नाम था, संयोक्ता, उसको उठा लिया, अपहरण कर लिया। किस बात के लिए? यानी और कुछ भी ना, रिएक्शन ना दे आदमी, और झूठ में आरोप लगा दिया, गौरी से मिल गए। 22 साल तक शासन किया, 94 जाके। और सुनिए एक बात और, मारा किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने मारा है, जो गौरी का सेनापति था। गौरी के सेनापति नहीं मारा है जयचंद को। उसके बाद भी आप इल्जाम लगा रहे हैं। जो आदमी मदद कर रहा था उसी ने मार दिया उसको जाके। ये क्या कहां का तमाशा है? उल्टे सीधे इतिहासकारों के लेके आप बैठ के कोट कर गए। जयचंद बोल रहे हैं। आपको मुख्यमंत्री हैं, बोलते हुए सोचना चाहिए। आपकी जबान की बड़ी वैल्यू है, बहुत दूर तक डिबेट जाती है। इतने गंभीर समर्थक हो जयचंद के, मुझे आज तक मैं जयवीर के समर्थक, मैं कह रहा हूं आपको नॉलेज नहीं। आप प्रदेश में RSS मुखिया हैं, और आपने गलत कोट किया। मीर अटल जाफर जी तक ने रहते उसको आप। गद्दार कहा और आप आप मीर जाफर थे, आप कैसे जयचंद को कोट कर देंगे? आप जयचंद को कोट करने का एक पूरी कम्युनिटी की भावनाओं का हाथ कर रहे हैं आप। शराब का उसके अच्छा, उस कम्युनिटी की कब सिरप की बात आएगी तो अब तो आप बचा लोगे उस कम्युनिटी को, क्योंकि आपको मालूम था कि वो कौन लोग हैं जो कब सिरप में इन्वॉल्व हैं। यहाँ आपको नॉलेज नहीं थी, आपको पता ही नहीं जयचंद कौन तो था। एक बात बताओ, अभी जयचंद हीरो भी- वाजपेयी ने एक बात कही, जयचंद एक भी सेकंड। पृथ्वीराज का छोड़ो मौसेरा सर, भाई था। जयचंद में क्या रखा है, एक बात बताओ। हीरो वाजपेयी ने कहा कि एक खास वर्ग का, खास वर्ग का वोट लेने के लिए विपक्ष SIR का विरोध कर रहा है। वो खास कौन है? वो खुद भी तो खास वर्ग क्या ये का, खास हम ही लोग हैं। क्या वो मुसलमानों- नाम ही नहीं लिया ना। ये नहीं कहा, अगर बोलते यार कि भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बंटवारा, क्योंकि धर्म के नाम पे बंटवारा आप कर रहे हो। नहीं, वो उसकी तो कहना बात ही क्या नहीं की। चाहते थे मुसलमान? उसकी बात ही नहीं की उन्होंने धर्म की। वो तो मान ही लिया कि हमने बांट दिया इनको। किसको? अब चाह रहे हैं कि जो मतलब जो है जाति के नाम पे अगर कोई बंटवारा हो रहा है, बहुत गिरा हुआ वैसे चेहरा था, मुझे अफसोस भी हुआ। मुझे लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं से मुसलमान एक इरिलीवेंट पॉलिटिकल फोर्स हो गई है। मुसलमान को तो चिंता नहीं। मैंने पहले कह दिया, बदलोगे तो आप बदलोगे। मुसलमान तो आदी हो रहा धीरे धीरे कि बीजेपी के शासन में कैसे रहा जाए। हैं?
बीजेपी के शासन में कैसे जिया जाए, ये मुसलमान धीरे धीरे इस बात का आदी हो रहा है। क्यों? क्योंकि सत्ता हम बदल नहीं सकते और क्यों नहीं अपोजिशन बदल के पास जो है इतनी यूनिटी नहीं, इतना उनके पास जो ये है आप वो नहीं। ओपनली स्वीकार कर रहे हो कि बिल्कुल, आप हम कुछ बदल ओपनली नहीं सकते? स्वीकार करते हैं कि मुसलमान 100% वोट दे देगा तो भी भाजपा को बदल नहीं पाएगा, जब तक आप जैसे लोग नहीं चाहेंगे। जिस दिन ब्रिजेश मिश्रा ने ठान लिया, अटल जी ने ठान लिया, उस दिन बदल जाएगी। इनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ग्राउंड पर तो यही काम करते हैं। तो लेकिन अब आपने उनकी तो मुसलमानों को irrelevant साबित उनकी कर दिया। कुरीतियों को भी सपोर्ट करते हैं, ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनकी अपनी पैटर्न है वो। एक बात सुनो, आपके हिसाब से तो मुस्लिम फिर पॉलिटिकली इरेलीवेंट हो गए? हो गया था, देख नहीं रहे आप? अब एक वो दिन दूर नहीं कि मुसलमान में कहेगा ठीक है अब चलो इसी के साथ रहना है, चलो अपना ही रिप्रेजेंटेटिव जिता लो। मुझे तो डर ये लग रहा है कल को मुसलमान ये ना तय कर ले कि अब हमें मुसलमान को जिताना है, जब हमको अपना रिप्रेजेंटेशन कम से कम बढ़ा दो। हाउस के अंदर बोलेगा मुकदमा तो नहीं कायम होगा, क्यों किसी पार्टी के पीछे हम जाएंगे? वो समाजवादी हो, वो कांग्रेस हो, फलां ठमाको, क्यों हम जाएंगे? हम कहेंगे अपना आदमी जिता लो भाई, जब हमको हमारे वोट पर जीतना है। मुसलमान कहीं खड़ा होता है उसको नॉन मुस्लिम वोट ही नहीं देता। ये जहां 40% है वहां टिकट नहीं फिर से दोगे। बोलो ये बात। मुसलमान जहां खड़ा होता है, जहां 25-30%, 20% पहले लोग विधायक बनते थे, आज उसको टिकट पहली बात नहीं मिलता, मिल जाता तो उसको वोट नहीं मिलता। कौन वोट नहीं देता? बहुत से लोग नहीं देते, कहते हैं ठीक है यार तो हिंदू वोट हमारा नहीं चॉइस देते। है, हमारा चॉइस है, हम क्यों इनको दें? हिंदू वोट नहीं देते। क्यों इनको वोट दें? जब हमारा चॉइस है, उसके बाद चॉइस होती है वो देता है। तो अब 40% जहां आपका है वहां आप चुनाव लड़ोगे, तो जब 40% हमको जीतना है तो क्यों ना अपना जिता लें हम। आपकी बात सुन के हीरो वाजपेयी निश्चित डीप ब्रीदिंग करेंगे, उनको खुशी भी होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मौजूद रहिएगा, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विनय राय उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट और पत्रकार हैं। विनय जी बहुत स्वागत आपका। तो मुख्यमंत्री ने ये बयान क्यों दिया, आज आप खुलासा कर दो। नहीं देखिए, आज की बहस तो एकदम एकेडमिक आपने कर दी है, कहाँ किस तरीके से कौन जयचंद बना, कहाँ से सहयोगिता आ गई। लेकिन सबसे पहले करंट समसामयिक विषय पर अगर हम बात करें तो भाई अलगाववादी ताकत के तौर पर देखा जाता था जम्मू में महबूबा मुफ्ती जी को, उनसे समझौता करना पड़ा। किस आधार पर? जब आप अलगाववादी मानते थे उनको, तो जातिगत आधार पर राजनीति की अगर आप बात करते हैं, तभी उत्तर प्रदेश की सरकार में ही कम से कम आप संजय निषाद जी एक पर्टिकुलर जाति का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी एक जाति का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, अनुप्रिया पटेल जी एक जाति का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। तो मजबूरी में ही गठबंधन कर रहे हैं ना, जो जाति की बात कर रहा है, चाहे जो अलगाववादी के साथ था। दूसरा आ जाइए अब क्षेत्र के नाम पर, बिहारियों को कौन महाराष्ट्र में पीटता था, उसके साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है, कौन उसके साथ खड़ा था। हिंदी का विरोध कब हुआ, किसके साथ किसका गठजोड़ हो गया। मसला सिर्फ इतना है कि पॉलिटिकल कंफर्ट कहाँ है, किसके साथ हमारा पॉलिटिकल कंफर्ट मिलता है, उस हिसाब से हम बयान देते हैं। राजनीतिक व्यक्ति न समय देखता, न स्थिति देखता, न काल देखता है। वो सेना का कार्यक्रम है या चौराहे की नुक्कड़ सभा है, उसको जहां फायदा दिखेगा अपनी बात को रखेगा, अपने एजेंडे को रखेगा। योगी जी ने उसी आधार पर अपने एजेंडे को रखने की कोशिश की है। और आज सवाल एसआईआर को लेकर के जो इतना मामला गर्म है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है एसआईआर को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसका खंडन करना, इसकी सफाई देने का तो चुनाव आयोग का होना चाहिए। अगर कोई सवाल, जैसे एक बात बढ़िया अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने उठाया कि सड़क के इस पार है तो कौन सा बूथ होगा, सड़क के उस पार चले जाएंगे तो कौन सा बूथ होगा, इसका स्पष्टीकरण तो चुनाव आयोग देगा ना, भाजपा थोड़ी देगी इसका स्पष्टीकरण। ये देखना पड़ेगा कि आज की तारीख में हम किसी को जयचंद कर दें, किसी को मीर जाफर कर दें, किसी कुछ भी कर दें, तो सामने वाले के मुंह में मोटर लगा वो भी कुछ कह देगा आपको। सवाल ये नहीं कि आप किसी को कोई एलिगेशन लगा दें, सबसे पहले आप अपने गिरबान में झांकिए, तब विपक्ष पे हमला होगी। तो आप मुझे बताओ कि इस तरह का स्टेटमेंट जो दिया गया, अब जैसे हीरो वाजपेयी इन्होंने कहा जब साहब एसआईआर का विरोध करने का मतलब देश का विरोध करना है, क्या ये बात इनकी सही है? भाई राजनीतिक तौर पर आप असहमत हो सकते हैं किसी विषय पर ये चाहते हैं कि मुद्दा भी आप इनसे पूछ के उठाओ। नहीं देखिए, एसआईआर का विरोध करना कतई उचित नहीं है, क्योंकि एसआईआर का विरोध क्यों करना? अगर 20 साल बाद कोई वोटर लिस्ट रिवाइज हो रही है, कोई मरे हुए लोग का नाम हट रहा है, कोई 2 जगह नाम जुड़ा हुआ उसका नाम कट रहा है, इसमें किस बात की बुराई है? लेकिन किसका नाम कट रहा है, किस आधार पर कट रहा है, कैसे उनके वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं, अगर इस पर किसी की को संदेह, तो इसका स्पष्टीकरण न हीरो वाजपेयी देंगे न कांग्रेस की प्रवक्ता देंगे, इसका स्पष्टीकरण चुनाव आयोग देगा। और उसको कम से कम ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ सामने आना चाहिए। और आज सवाल की सिर्फ क्या आपको लगता है कि ये कहा गया कि ये जयचंद और मीर जाफर को विपक्ष से जोड़ा जाए, जिस प्रकार के आरोप लगाए गए? हो सकता है। कई लोग तो दल में लगते हैं ढूंढने, बाहर क्यों जा रहे हैं? कई बार लोग लगते हैं दल में ढूंढने कौन मेरे साथ विश्वासघात करने वाला है। तो जयचंद ने अगर जो विश्वासघात किया तो पृथ्वीराज के साथ किया। पृथ्वीराज चौहान कौन था? उन्हीं का रिलेटिव था। तो हो सकता है दल में ही ढूंढा जा रहा हो, कोई मीर जाफर, कोई जयचंद, क्या भरोसा, बाहर आप देख रहे हैं, हो सकता है अंदर ही ढूंढा जा रहा हो, ये भी तो हो सकता है। बहुत शुक्रिया विनय जी, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपके अलर्टनेस काम आई, पहले राउंड में तो आप बच निकले। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। तो बताइए, चीफ मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट के पीछे कोई
इंटेलिजेंस इनपुट है या फिर ये पॉलिटिकल इनपुट है या फिर एक रस्मी तौर पर अपोजिशन पर लगाया गया आरोप कि जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजनकारी शक्तियां जो जयचंद और मीर जाफर टाइप हैं ये तोड़ना चाहते हैं। देखिए, कार्यक्रम जो था वो सेना के सर्वोच्च अधिकारी के सम्मान में था, तो देशभक्ति से जुड़ी हुई बातें वहाँ पर होनी स्वाभाविक है और उसमें इतिहास और मुगल कालीन इतिहास जुड़ गया, इसलिए ये मामला सामने आया है। ये बात जग जाहिर है कि जयचंद और मीर जाफर को भारत में गद्दारों के रूप में सर्वोपरि माना गया है, ऐसा इतिहासकारों ने, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है वो उसमें आप ये मान सकते हैं कि वो जिन विपक्ष की पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं ये उनसे जुड़ा हो सकता है और वो ये चाहते हैं कि हिंदू वोटों का बंटवारा ना हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि विभाजनकारी लोगों से सावधान रहें। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास बहुत सारी जानकारियां भी आती होंगी और राजनीतिक व्यक्ति हैं। दोनों दृष्टिकोण से ये बयान दिया हुआ माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से घुसपैठियों को लेकर योगी लगातार बोलते रहते हैं और उनको खदेड़ने को लेकर नफरती लोगों के लिए वो बोलते हैं, तो इसमें उनका एक राजनीतिक लाभ है और वो SIR के मामले में भी उनके पास एजेंडा है कि वो जितना इस पर काम करेंगे उतना हिंदू वोट एकजुट होगा। तो ये सारा मामला हिंदुओं की एकजुटता को लेकर देखा जा सकता है, इसमें मुसलमान कहीं शामिल नहीं है, ये बात सही है। और एक सरकारी मुखिया के नाते उनको विघटनकारी ताकतों पर, उपद्रव फैलाने वालों पर सावधान रहना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए और उससे जनता को भी अवगत कराते रहना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बीजेपी के पास देखो मंदिर राम का बन गया है, अब हिंदुत्व वाले मुद्दे में ये एक धार नई अब आएगी कि विघटनकारी, आतंकवादी, मीर जाफर, जयचंद, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि नेताओं के जो ये बयान हैं, ये लड़ाई सिर्फ सियासी है और दिखावटी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और ये वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए है। आप तो मुद्दे की हवा ही निकाले दे रहे हैं। ब्रजेश जी, जयचंद को लेकर तमाम तरह की बातें, लोगों के अलग अलग राय है, लेकिन जयचंद कन्नौज से लेके बनारस और बिहार तक शासन करता रहा लंबे समय तक, वो राजा था। घटनाएं जो हुई उसके परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कोई आज तक अपने बच्चे का नाम जयचंद नहीं रखते लोग, विभीषण भी नहीं रखता है, जय सिंह तो रख लेते हैं, जयचंद नहीं रखता कोई। नहीं, मुसलमान मीर जाफर भी नहीं लिखते, कि लिखते हैं? हाँ, नहीं, मीर जाफर भी कोई नहीं लिखता, क्योंकि जो पलासी की लड़ाई में धोखा दिया मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला के साथ, उसकी वजह से भी वो इस देश के गद्दारों में सर्वोपरि माने गए हैं। तो बार बार मोहम्मद गौरी को आमंत्रित करके बदले की भावना से जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनवाया, मरवाया, उसको लेकर इतिहासकारों में नाराजगी थी और इसीलिए उनको जयचंद को देशद्रोही और गद्दार कहलाया गया। लेकिन अब अलग अलग तरह से लोग उसका अर्थ निकालते हैं। बीजेपी जानती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उसकी लड़ाई सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से है, तो जब वो बोलती है इस बात को तो वो विदेशों में निवेश की बात भी करती है। वो कहती है कि उत्तर प्रदेश को दरिद्र बनाकर, कंगाल बनाकर लोग बाहर पैसा ले जाकर लगा दे रहे हैं जी, ये भी वो बोली गई है बात। तो राजनीतिक रूप से ये पूरा मामला है, आप उसको उसी रूप में देख सकते हैं। लेकिन इतिहासकारों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। जब इस देश में जात के नाम पर फार्म भरे जाते हैं, अध्यक्ष प्रदेश बनाए जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं, नौकरी दी जाती है, आरक्षण दिया जाता है,
तो जात पात की बात कैसे मिट पाएगी? ये हमेशा रहेगी, ये कभी नहीं बदलेगी, ये इसको कोई मिटा नहीं पाएगा। गली मोहल्ले की शादी ब्याह भी आज तक जाते तो देख के हो रही है, कोई अपने मन से कर ले वो अलग बात है, लेकिन जब कहते हैं कि अरेंज मैरिज हुई तो फिर भाई वो जात पात देखकर ही होती है। तो सुनिएगा जी वीरेंद्र एक जी। साहित्य की 4 लाइनें कि एक साहित्यकार ने लिखा है कि जय चंदों के बीच खड़ा हूँ फिर भी लहराता जाता हूँ, और कुर्सी की खातिर लोगों ने क्या न किए छलछंद यहाँ, और कोई बना मीर जाफर तो कोई बना जयचंद यहाँ, और युद्धों में कभी नहीं हारे हम डरते हैं छलछंदों से, और हर बार पराजय पाई है अपने ही घर के जयचंदों से। देखिए वीरेंद्र जी ने भी जयचंद्र का जिक्र कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन के लिए। लेकिन कि जयचंद्र के बचाव के लिए एक एनजीओ भी है जो जयचंद्र को भला बुरा कहने पर लोगों को प्रतिकार भी करती है। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, डिबेट के प्रथम चरण में आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया अपोजिशन में कि बांटने की राजनीति तो दरअसल आप लोग करते हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए सरासर है, हम सब की बात करते। अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है तो 25 करोड़ लोगों के हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यदि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है तो मुझे नहीं लगता हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई में कोई भेदभाव, जो विकास की योजनाएं आई हैं सभी के लिए आई हैं। मुख्यमंत्री जी के बयान में कहीं भी इस तरह का कभी नहीं महसूस हुआ होगा कि वो कोई जात पात धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश के विकास की जो लय है उसको बना रहे हैं। अगर सड़कें बनी हैं तो सभी के लिए, पानी आया है तो सभी के लिए, बिजली आई, ऐसा नहीं था कि कुछ चंद जिलों में बिजली आती थी और वो जिले उनके नेताओं के जिले होते थे, बाकी 72 जिले अंधेरे में डूबे रहे। अब बिजली जितनी लखनऊ में आती है उतने ही रिमोट एरिया में आती है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के जिले में बिजली आए और बाकी जिलों में कटौती हो। तो इसको मान लीजिए हमने कोई भेदभाव नहीं रखा है। 75 जिले की रहने वाली जनसंख्या के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और सारी सुविधाएं वैसी है। बांटने की राजनीति हम कतई नहीं करते, पर ऐसी शक्तियों को हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते जो बहुसंख्यक का आरोप लगाकर हम पर थोपना चाहे। कहें बहुसंख्यकवाद चल रहा है, कतई बहुसंख्यकवाद नहीं चल रहा। बहुसंख्यक इतना सहिष्णु है, इसीलिए सब धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर इस प्रदेश में चल रहे हैं। और जो विकास की गंगा बह रही वो धर्मों के आड़ में थोड़ा बह रही, धर्मों की लड़ाई करके थोड़ा बह रही। अगर निवेश आ रहा है तो क्या किस आधार पे आ रहा है कि हिंदू मुख्यमंत्री है या मुसलमानों को विरोध करने वाला मुख्यमंत्री है? लोग मानते हैं उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, विकास की राह पे चल चुका है, माफिया मुक्त हो गया। हाँ, ऐसे अशरफ ने एक आरोप लगाया, जो माफिया के आरोप क्या लगाया, बल्कि एक स्वीकारोक्ति के समर्थक थे उनसे मुक्त हो गया, इसलिए विकास की धारा बह रही है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। और लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद ब्रजेश जी उसी के साथ होता है जिसे जनता चुनती है। जनता जनार्दन है। 2027 के चुनाव में जो भी पैनल में लोग बैठे हैं ये फिर बैठा लिएगा। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि विश्वास उत्तर प्रदेश की जनता का, आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता का, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक ऐसा मुख्यमंत्री जो 24/7 काम करता है, इस बात से अलग होकर कास्ट, क्रीड, रिलीजन इसको भेदभाव नहीं करता। और इस आधार पर कोई कहे कि बांटने की राजनीति करते, कतई नहीं करते। हम सबको लेकर चलना चाहते हैं, पर जो बांटने के लिए सोचते भी हैं उनके लिए योगी आदित्यनाथ एक कठोर प्रशासक, कठोर मुख्यमंत्री। थैंक यू। एसएम अशरफ ये मानते हैं कि मुसलमानों को आपने साइडलाइन कर दिया है और उनको पॉलिटिकली इरेलीवेंट कर रखा है। नहीं, गलत सोचते हैं। मुसलमानों का आप देखिए ना, 75 साल से कोई मुसलमानों का नेता नहीं हुआ। ये खुद अपने आप वोट बैंक बने। कभी इनको कांग्रेस ने वोट बैंक माना और कभी क्षेत्रीय दल इन पर अपनी हुकूमत करते रहे। और एक मन में आप जब बना लेंगे कि एक सत्ता योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही है, अगर जनता का विश्वास है, आप भी विश्वास करके देखिए सरकार की योजनाएं कहां भेदभावपूर्ण है। यदि आप ये कहेंगे कि हम तो अब क्या करेंगे, हम लाचार हैं, और इसी का फायदा वो दल उठाते रहे।
और धन्यवाद, उस दल से बहुत जाकर शुक्रिया। अपना नेतृत्व खड़ा आउट करके ऑफ टर्न में बात एस एम सरकारों अशरफ के को आगे बुला करिए। लेता हूं। कौन सी ऐसी सरकार क्या लोकतंत्र मुसलमान में घुसने बीजेपी की को नहीं गले बात? लगाने के सुनना लिए ही तैयार पड़ेगा, है लेकिन ये अगर कहना वो कि हमें irrelevant है, वर्तमान तो ये विचार के कहना साथ भी आगे अपमान बढ़ते हैं करना है तो। उस पूरी कौम ऑल का राइट, एस एम कि अशरफ, हम गो अहेड। irrelevant है। थैंक यू सर, आप बोलिए। ये आप मुझसे उल्टा सवाल पूछिए, मुझसे क्यों पूछते हैं मुसलमान गले लगाने? हम तो सबको गले लगाने तैयार है, हमें गले लगाने को तैयार है। वो भाजपा तैयार हैं, आप कहाँ लगाओ। तैयार है? जो थे उनको बाहर कर दिया, कह रहे हैं सबके हैं। जो थे उनको सिंबॉलिक भी राजनीति नहीं कर रहे आज की डेट में, फिर आप कह रहे हैं गले लगाने को तैयार हैं। कभी कपड़ों से आप मुझे पहचानेंगे, कभी ज्यादा बच्चे जिनके पास हैं वो हमारा हक मान लेंगे। बात तो आप इस तरह की करेंगे, बोलेंगे कब्र से निकाल को ठीक कर देंगे। बात तो कहीं लगा पॉलिसीज तो नहीं बदल रहे हैं, जो जब- पॉलिसीज नहीं, बन रही सवाल सबके देखिए, लिए। अब एक दानिश अंसारी को यहाँ मंत्री बना देंगे, फिर आप बताएंगे पूरा उत्तर प्रदेश में जो है मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो इससे क्या नहीं होना। पीएम आवास नहीं मिल रहा? क्या बिजली नहीं मिल ये रही? तो बहुत गलत बात है जब आप लोग ये बात कहते हैं। मुझे अफसोस है, एक बड़े क्या पत्रकार पेंशन आप नहीं हैं। मिल रही है? एक बड़े क्या पत्रकार हो- सरकारी स्कीम्स नहीं, का फायदा नहीं मिल रहा है? सरकार दे रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा हूं मैं आपको। कैसे बताऊं आपको इस बात को? संवैधानिक अधिकार है, हमको 2 नंबर का नागरिक बनाइए, बंद कर दीजिए उसके बाद। और जब तक संविधान जिंदा है तब तक आपको देना पड़ेगा। ये डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हमारे साथ। क्या आप भी उसमें शामिल हो गए कि साहब सरकार दे रही है, उन्होंने बोल दिया, आप उसको आगे क्यों? बढ़ा दें। आप तो मुसलमानों को पॉलिटिकली इरेलीवेंट मैंने तो कभी नहीं कहा था। संवैधानिक आज में आपने कहा बहुत ना। आपत्तिजनक बात नहीं कही तो है। बदल दीजिए, 400 ला रहे थे नहीं ला पाए, ले आइएगा, बदल दीजिएगा, हमको 2 नंबर सिटीजन बना मुसलमानों के दीजिएगा। वोटों की इतनी बड़ी 2 बेहुरमती आप नंबर करेंगे? सिटीजन बना दीजिएगा, हम भी अपने राइट्स के लिए क्यों नहीं 2 करेंगे। नंबर का सिटीजन हमारी बनाएं? सड़कें अलग बना आप- दीजिए, हमारा फुटपाथ अलग बना आप उसी दीजिएगा। तरह के सिटीजन हैं जैसे हीरो वाजपेयी हैं। तो तभी तो फिर कौन सा एहसान इनका हुआ भाई, जब संविधान हमें दे रहा है कि इनका आपको देना पड़ेगा जो राइट है। तो आप बीजेपी को अछूत क्यों मानते हो? मैं मानता नहीं, बीजेपी हमें अछूत मानती है। जिसको लगता है कि हम इनको नजदीक लाएंगे तो इनके अपने लोग इनसे तो क्या दूर भाग गले मिल जाएंगे। सकते हो? इनके अपने लोग दूर भाग जाएंगे। हैं? बीजेपी को लगता है कि अगर हमको करीब लाएंगे तो इनके अपने लोग इनसे दूर भाग जाएंगे। और आप लिपटने को बेताब हो? हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें तो जो हमारे बारे में बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। कोई हमें दुश्मनी थोड़ी बीजेपी से, बीजेपी कोई से? नफरत हमारी ना, कभी कतई नहीं। पॉलिटिकल पार्टी को तय करना है कि हमको चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे लगता है 1-2 गेंद अगर बीजेपी ने और फेंकी फेंक ही नहीं पाएगी बीजेपी। अशरफ साहब उस पाले में नजर आएंगे। ना ना ना, बीजेपी फेंक ही नहीं पाएगी। Thank you, उसको sir. मुसलमानों को किसी भी तरह से यहाँ राजनीति अलग करना है। आज से नहीं, 70 साल से सर आज लोगों ने देख लिया कि आप बहुत 70 बेताब हैं साल से- बीजेपी की राजनीति नहीं के नहीं लिए। नहीं, आप गलत उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। ऑल राइट, मैं बिल्कुल इस बात कर्नल को बोल रहा शरद हूँ कि शरण। बीजेपी को कभी मुसलमानों का चाहिए ही बस नहीं। 1-2 और गेंद फेंकने की जरूरत है, आप मेल्ट चलिए, डाउन हो आप लगवा जाओगे, दीजिएगा। यूं- मुझे यूं। लगता ऐसे ऐसे नहीं- आओगे। मुझे लगता नहीं बड़े अकलमंद लोग हैं ये। बात को कहाँ बहुत से twist शुक्रिया करना है, कर्नल आपकी साहब। बात का तो असर मुझे नहीं पड़ेगा बताइए, इनके ऊपर। बीजेपी तो कह रहे हैं हम तो सबकी राजनीति करते हैं, आप उसमें भेदभाव क्यों तलाशते हैं? उन्होंने कहा सबका साथ और भाजपा का विकास। हमको यही सुनाई दिया और मेरे ख्याल से ठीक सुनाई दिया, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो कल कार्यक्रम था तो वो पूरे मंच पे सब गैस से लेके होश तक सब एक ही जाति के थे और वो सब स्वजाति थे और जाति अभी राजनीति आप करते ठाकुरों नहीं। का समर्थन कर रहे के मतलब वो सम्मान नहीं, में खड़े थे पहले राउंड में, मैं दूसरे उनको- में विरोध में आ गए। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले तो ये स्वीकार कर लीजिए कि अगर आप समाज में सबका साथ दे रहे हैं तो वो तभी हो सकता है जब सबका हक दें। ऐसा नहीं हो सकता कि सब आपको वोट दें और आप अपने घर में भर लें, तो ये सबका विकास नहीं होता है। और जब मंच से आप तो देखिए जयचंद का भी हक मांग रहे हैं। हाँ तो नहीं, जब मंच से नाम लिए गए तो आपने अवंतीबाई लोधी का नाम नहीं लिया, होलकर जी का नाम नहीं लिया, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं लिया, इनका भी नाम ले लेते। ये महापुरुष तो है नहीं क्या? आपने बोला था कि विरासत नहीं भूलनी चाहिए तो इनको स्थान दिया होता मंच पे। मुझे तो पता है 5 नाम लिए, उनमें से एक भी नाम नहीं था। और हाँ, कल फौजी कार्यक्रम था, मैं भी रिटायर्ड फौजी हूँ तो थोड़ा अंतरात्मा की भी बात कर लेते हैं। बोला कि फौजियों पे सम्मान, देश में सम्मान करना चाहिए और देश पे मान रखना चाहिए। चलिए, अग्निवीर आपने बनाया, वो तो हम सरकार जब बदलेंगे तब निपटाएंगे। समाजवादी पार्टी ने 3 वादे किए हैं फौजियों के लिए, आप वही घोषणा कल कर दीजिए। हमने कहा हर आप शहीद जाति के के नाम आधार पे- पर बांटना हमने चाहते हैं, ये कहा- आरोप है। हमने कहा हर शहीद के नाम पे गांव पे दरवाजा बनाएंगे, स्कूल का नाम उनके नाम से रखेंगे और उनका स्मारक बनवाएंगे। और हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? आप भी नाम फौजियों के बदलोगे क्या? प्लॉट और जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। आप हमें समय दे दीजिए, 1000 फौजी आपके ऑफिस के बाहर खड़े कर दूंगा मेरे ऑफिस जिनकी क्यों जमीन लाओगे? पे भाजपाई नेताओं ने कब्जा किया है। तो आप कैसे सम्मान देंगे? आप सैनिकों का सम्मान नहीं दे सकते। और हाँ, लास्ट में जनरल रावत की 2 बिटियां थी मंच पे, उनसे आपने बोला कि बेटा, जिसका पिता शहीद हो देश के लिए, उनके बच्चों के लिए गर्व की बात है। तो फिर योगी जी, जरा मोदी जी को चिट्ठी लिख दीजिए कि अग्निवीर का जो शहीद है उसको Thank you, लमसम sir. पैसा देते हैं और सेना से Thank you. रिश्ता खत्म डॉक्टर- कर देते हैं, तो देश के शहीद Thank you. एक जैसे बहुत करवा धन्यवाद। दीजिए, इसकी घोषणा कर दीजिए। तो शैलेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि विपक्ष इस बात का नैरेटिव बिल्टअप कर रहा है कि बीजेपी एक बंटवारे की राजनीति करती है, चाहे जाति, क्षेत्र
या भाषा के आधार पर। कुछ इतिहास में कुछ लोगों के, राजाओं के या नवाबों के ऐसे नाम गिनाए गए जिनको गद्दार की श्रेणी में रखा गया, जिन्हें इतिहास गद्दार मानता है। उन्हें हमें आपको एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका राजनीतिकरण क्यों हो रहा है? बीजेपी क्या कर रही है ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन अभी हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के चर्चा कर रहे थे। एक विचार परिवार के और कह रहे हो मतलब वो जरूरत के साथ आप सर बीच में नहीं सर। जरूरत के साथ हमारे मित्र चर्चा कर रहे थे सेना को लेकर के। मुझे लगता है उन्हें जानकारी भी नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सगे भाई सेना में हैं, जवान के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं। और इस देश में जिन लोगों ने सेना की पढ़ाई की, सैनिक बनने के लिए मिलिट्री एकेडमी और मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन लिया, एक इस देश के भावी सैनिक का हक मारा, वो लोग इस देश में सियासत के पायदानों पर चढ़ने का और सियासत की गोटियाँ रोटियाँ सेकने का काम कर रहे हैं। हमारे दूसरे मित्र अशरफ साहब कह रहे थे कि मुझे इतिहास की जानकारी नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, अब सुनिए सर, जयचंद कितने वर्षों तक शासक रहा या जयचंद राजा था या नहीं था, ये विषय नहीं है। विषय यह है कि इतिहास का अगर मूल्यांकन किया जाएगा तो उस काल में अगर पृथ्वीराज रासो की रचयिता जयचंद ने लिखा उससे होगा। आपकी मानी अगर जाएगी, सल्तनत काल की मानी का जाएगी। अगर सल्तनत काल के अब आप गलत साहित्यकार कर रहे हैं। अलबरूनी कुछ लिखेगा, हसन निजामी कुछ लिखेगा, हसन निजामी मिन्हाजुस नहीं, मैं बता सिराज रहा हूं कुछ आपको। लिखेगा, शकील चंद इब्ने श्रीवास्तव बतूता कुछ आप लिखेगा, सुनिए। तो उसको आप माना सुनिए, जाएगा। अब दूंगा उस टाइम काल दूंगा। के जो टाइम साहित्यकार दूंगा। थे उन्होंने जो टिप्पणी मैं की बता वो रहा हूं। रेलिवेंट होंगी और उसके आधार पर इतिहास का मूल्यांकन किया जाएगा। कौन कितने वर्षों तक कहाँ शासक रहा ये महत्वपूर्ण नहीं है। अपने शासक रहते हुए देश के दरवाजे खोल करके विदेशी आक्रांताओं को भारत में शासन करने के सर, एक लिए मिनट दीजिए। आमंत्रित करना, दूंगा, बिल्कुल। और उसके बाद में अगर उनको गद्दारी की सजा मिल गई और उन्होंने कहा कि जब ये अपने सगे भाई के नहीं हुए तो ये हमारे क्या होंगे। और हमारी बहन कह रही थी कि इस देश में गद्दारी का इतिहास है, लोग माफी मांगते रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में किसने की थी? क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी? क्या यह सच नहीं है कि एक अंग्रेजों द्वारा स्थापित एक पार्टी को सेफ्टी वॉल्व के रूप में 1857 की क्रांति से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने बनाया? आप उस पार्टी के कर्ता धर्ता बनकर के इस बात का बिल्कुल, गर्व मैं कर सीधे सकते आपके हैं पास कि आता हूं। अंग्रेजों द्वारा Thank you, स्थापित sir. एक पार्टी के आप बहुत योग्य विरासत उत्तराधिकारी हैं। इस बात पर आप गर्व कर सकते All हैं, right. हम गर्व नहीं कर सकते। प्रियंका ये विदेशी गुप्ता, और ब्रिटिश thank you. हुकूमतों के बहुत द्वारा धन्यवाद, संचालित धन्यवाद, एक राजनीतिक thank you, दल को thank you, आप thank बता you. रहे कि हम एक गौरवशाली विरासत Thank चला you, रहे हैं, बहुत हम शुक्रिया। आजादी की विरासत को लेकर चल रहे हैं। ये बोलिए। मूर्खतापूर्ण हाँ और प्रियंका भ्रमपूर्ण जी भी है। बोलिए। आजादी की विरासत तो आप ऐसे लेकर चल रहे थे कि 52 साल तक आपने झंडा ही नहीं फहराया। आजादी की विरासत तो आप ऐसे आपको लेकर शायद चल रहे थे। जानकारी नहीं है कि झंडे का एक कोड अटल होता जी, अटल है। जी। जब फ्लैग कोड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ऐसे जज- मत करो। अरे इतिहास One by one, one by थोड़ा one. कानून तो पढ़ One लीजिए, by one. थोड़ा कानून मैं की आपको दे जानकारी दूंगा रखिए। समय। चलाने में आप भी बीच में दर्द ना होता बोले। है। नवीन मैं बीच जिंदल में कोई के- नहीं बोलेगा एक भाई, दूसरे ये बताइए एक दूसरे के अंग्रेजों बीच से में इतनी नहीं। मोहब्बत किसको थी? अंग्रेजों से मोहब्बत अंग्रेजों आपको से थी। मोहब्बत किसको थी? आपको ये मोहब्बत माउंटबेटन से थी। पूछिए। इसीलिए अंग्रेजों को भगाने नहीं अंग्रेजों से छोड़ा थे। मोहब्बत किसकी थी? ये माउंटबेटन थोड़ा से संयम पूछिए। बरतें, थोड़ा सा। ओनली थोड़ा माउंटबेटन। संयम माफी बरत लें। मांग लिया। कैथरीन मैं आपको क्लेमा से दूंगा पूछिए। टेंशन आप ले ली प्लीज अंग्रेजों से। आज भी बोलिए। अंग्रेजों के खिलाफ मैडम, आप बोलने मुझसे में बात करो। दर्द कैथरीन होता है आप- से आपको। पूछिए। आप कैथरीन पूछिए। क्लेमा से पूछिए। आप आज भी अंग्रेजों के खिलाफ बोलने में इन्हें दर्द होता है, इसलिए अंग्रेजों का नाम कभी आपने सुना होगा इनके मुंह से? कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि अंग्रेजों को भगाने के अरे मुंह आज में ये अंग्रेज शामिल ही मुद्दा नहीं नहीं थे। है, ये जयचंद और मीर जाफर और ये देश को बांटने वाले अंग्रेज मुद्दा जब हैं। यूरोप और देश इटली को से आकर के बांटने बैठ दोनों गए। लोग शामिल, इटली मैडम आप से- कंप्लीट करो। इटली से आकर नए अंग्रेज थैंक यू। बैठ गए। ओके अरे बोलिए। भाई, इटली से हाँ, आकर बिल्कुल दूसरे दूंगा अंग्रेज सर। बैठे हैं, हम अंग्रेजों अटल को जी। गले लगाए। अच्छा सब क्या लोग शांत हो आरोप जाएं। है? आप कितनी क्या देर बोलना आरोप चाहते है? हैं? मैं आपको समय दे दूंगा, और लेकिन आप आपको ये रुक नहीं जाएं। पता एक महिला का जब ब्याह हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, वो मंगलसूत्र पहन लेती है, उसी देश की नागरिक हो जाती है। आपको इतना नहीं पता? आपको ये नहीं मालूम है कि आपको किसी भी ये व्यक्ति नहीं का इस पता? देश के कानून के मुताबिक नहीं, किसी भी नहीं, महिला नहीं। का जो जन्म होता है और उसकी जो जाति होती है वो जन्म के आधार पर तय होती है, उसके पितृ सत्तात्मक विवाह के आधार पर नहीं होती। फिर आप जाति इस देश में विवाह एक क्यों दलित करते हैं? महिला अगर फिर किसी आप जाति सामान्य विवाह वर्ग से क्यों विवाह करते कर ले, हैं? वो दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ जातियों की सकती है, बात होती तो उनका आपको उनकी नफरत जाति होती नहीं है। बदल सकती है। ये कैसी बात करते हैं? अरे आगे कम से कम जाति एक पे- लीगल एनालॉजी को तो जाति पे समझिए। आ गए। कम से कम लीगल यही एनालॉजी को देश की समझिए। सच्चाई है। आप बता रहे कि यही अंग्रेज देश नहीं की है वो। सच्चाई है। वो अंग्रेज हैं। इस देश She से is जाति following नहीं Christianity. जाएगा। इस देश से जाति नहीं जाएगी। She is जाति दलितों का का उदाहरण दे रहे हैं। हाँ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जाति का हक चाहिए और जातिवार हक चाहिए। नहीं इन्होंने दलितों का उदाहरण दिया, मिलेगा, देखिए। बिल्कुल सही बताया। आपको भी हक मैंने मिलेगा। जाति बताई ना। किसकी? इस आप- देश की आप सच्चाई है। जैसे- हर आप आदमी जैसे के को यहाँ पे महिमा उसकी मंडन करते जाति रहिए, लिखी आप हुई कोई- है, उसे आप कोई नहीं जैसे बता का सकता। महिमा मंडन तो करिए। जाति की हिस्सेदारी आप जैसे का लेके महिमा जाति के मंडन हक की करिए। बात करेंगे। कौन? 27 में भी अभी बाहर तो बोला। ऑल राइट, थैंक यू विनय राय। संविधान नहीं मानता है थैंक यू जाति। विनय राय। इनको ये विनय पता राय नहीं जी है बारी। Christianity में तो कोई विनय कास्ट जी सिस्टम मैं है क्या? आपसे जानना चाहता हूँ कि अरे इसका श्यामा कोई प्रसाद मुखर्जी ने पॉलिटिकल बोला था, इम्पैक्ट है भारत उत्तर को प्रदेश की आंदोलन नेहरू जी राजनीति के में? मंत्रिमंडल में थे। देश के दोनों गद्दारों बंद। की हम बात मानने Thank you, को तैयार विनय नहीं जी। है।
सरकार आपने भाजपा के समर्थन से दोनों की आवाज नहीं जा रही, भूल बंद गए है क्या? सर। आवाज ही बंद है, सरकार किसके समर्थन से चला नहीं जा रही आवाज। आवाज़ की सरकार ओके। किसके समर्थन से चला रहे थे? अंग्रेजों के मुखबिरों से कोई संबंध नहीं रखेंगे। सर धन्यवाद। विनय जी बोलिए,
कंटिन्यू इटावा का कलेक्टर जो था, स्टेटमेंट वो- दिया गया है इसका क्या एक ही बात पॉलिटिकल है। इटावा इम्पैक्ट का है? कलेक्टर एक था, चीज़ समझना पड़ेगा ब्रजेश जी बताइए। कि अभी इटावा का कलेक्टर खुद था। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना मुझे कि भी शिक्षा जरा एक सेकंड नीति ऐसी थी, इतिहास को तोड़ मोड़ कर रखा गया, लॉर्ड मैकाले ने पूरे व्यवस्था को बदल दिया, इतिहास को छुपा दिया। आज की तारीख में डिबेट होते होते अंतिम मोड़ पे ऐसे आ गया जिसे लगा जातिगत संघर्ष ही होने वाला है। सवाल ये है कि जब चुनाव आएगा उसका मुद्दा अलग, डिबेट का मुद्दा अलग। और सबसे बड़ी चीज है कि जब भी जो चीज आपके सामने आती है उसको किस रूप में लेते हैं। ये जाहिर सी बात है कि एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ये बयान दिया गया है और हर बयान देने के पीछे नेता की यही मंशा होती है उसका एजेंडा हिट कर जाए। जैसे इसके पहले आइए, बटोगे तो कटोगे, मामला हिट हो गया, मीडिया ने हाईलाइट किया कि महाराज जी ने ऐसा बोला, योगी जी ने ऐसा बोला, मामला देखिए कितना हिट हो गया। आज की तारीख में जो ये बात कही गई है, इस तय बात है कि किसी तरह से वोटों का जो डिवीजन उसको रोका जाए, मैक्सिमम फायदा कैसे एक दल को मिल जाए, इसकी पूरी सोच रही है और इसी आधार पर बयान दिया गया है। हाँ, ये बात अलग है कि इस डिबेट में एक चीज पता तो चला आप ये मानते हैं कि यह राजनीतिक आरोप है? शुद्ध रूप से राजनीतिक आरोप है और अपने प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधने का एक तरीका है कि हम ऐसे मुद्दे को जन्म दें जो कि एक चर्चा का विषय बने। और ये जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ जी का वो मुद्दा इतना हिट हुआ है कि आज हम लोग चर्चा करने बैठे इस मुद्दे के ऊपर, तो ये मंशा तो कामयाब हो ओके गई। अशरफ साहब गो अहेड। थैंक यू विनय जी। मुझे सर मैं 20 सेकंड सिर्फ 20 सेकंड में जवाब दूंगा। देखिए, नफरत का अंदाजा देखिए हमारे साहब अटल जी का, कह रहे नाम भी किसका लिया, हिस्टोरियन के निजामी ने नहीं लिखा है। मैं बता दूं लिखा किसने है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप भी। सतीश चंद्र जी हैं, शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव हैं, डॉक्टर हरि गौरी चंद हरिओम ओझा ने बाकायदा शोध ने बताया है कि जयचंद देशभक्त था। ये अपनी नॉलेज ये मध्यकालीन इतिहास का निजामी याद आ ये गया, मध्यकालीन निजामी इतिहास आपको याद आ गया, पर ये निजामी सल्तनतकालीन आपको हिस्टोरियन है। निजामी याद आ गए। आपको इब्ने बतूता अरे आप अल-बरूनी छोड़िए ना, मिनहाजुस पहले सिराज, तो बता दिए जो किस उस सन की समय बात है ये। जीवित थे। अरे चलिए बताइए। बताइए आप। जयचंद समर्थक चलिए बता दीजिए। जीवित थे, कब आया मोहम्मद गौरी, बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। इसी बहुत डिबेट में हार धन्यवाद। जाऊंगा, और बताइए बहनों भाइयों गौरी आप सबका बहुत चलिए, शुक्रिया 1191 देखने के लिए। नहीं इन बता दोनों पाएंगे आप दोनों जयचंद सर एक बता सेकंड नहीं पाएंगे, सर धन्यवाद में सर बता नहीं धन्यवाद पाएंगे, सर बता नहीं पाएंगे। बहनों भाइयों इस ब्रेक के बाद आप दोनों शांत हो कृपया कृपया शांत हो राज कर रहा है। ये अटल जी शांत ओके थैंक यू धन्यवाद ओके बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक के उस पार आपको हम आप में से बहुत से लोग धुरंधर फिल्म देखकर आए होंगे, आपने वहाँ का धुरंधर देखा है। हम आपको असली रहमान डकैत की एक सनसनीखेज कहानी कराची से सुनाने वाले हैं कि किस तरह से एक डॉन ने पूरी पाकिस्तान की सरकार को बंधक बना लिया। अगर आपने अक्षय खन्ना को देखा है धुरंधर में रहमान डकैत की तौर पे, तो हम आपके सामने असली रहमान डकैत लेकर आ रहे हैं। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद बेहद सनसनीखेज खुलासा कराची से। कराची की गलियों से